कैसे हो बेटा? अपन जो लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स की हम बात कर रहे थे बेटा, उष्मागतिकी की इस चैप्टर में अपन ने बात की थी। अपने लास्ट लेक्चर में अपन ने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, उष्मागतिकी गुणधर्म, फिर अपन ने बात की थी बेटा क्या का पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी यानी थर्मोडायनेमिक यानी क्या फंक्शंस की अपन ने बात की थी। उष्मागतिकी फलन के बारे में, इनका मीनिंग क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हमें कैसे ध्यान रखने हैं, क्या करना, बात समझ में आई थी? क्लियर? चलो बेटा आगे बात करते हैं। आज हेडिंग लिखो, क्या लिखेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी उष्मागतिकी प्रक्रम। ओके, हेडिंग लिखो बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उष्मागतिकी प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उष्मागतिकी प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उष्मागतिकी प्रक्रम। ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है बेटा, उष्मागतिकी प्रक्रम है, जैसे आपने नाम भी सुना होगा क्या, यानी आइसोबारिक यानी समदाबी प्रक्रम, आइसोकोरिक सम आयतनी प्रक्रम, या फिर आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम, या फिर एडियाबैटिक रुद्धोष्म प्रक्रम, या साइक्लिक प्रोसेस यानी चक्रीय प्रक्रम। तो कई सारी प्रोसेस की अपन बात करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। तो इसमें नंबर 1 लिखो बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस यानी समदाबी प्रक्रम। आइसोबारिक प्रोसेस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा आईबी, आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम, आईबी, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। ओके, नाम से पता चल रहा है बेटा आइसोबारिक, ऐसे याद रख सकते हो। बार हमें पता है किसकी यूनिट है बेटा, प्रेशर की, अरे दाब की यूनिट होती है ना बार, ठीक है। समदाबी हिंदी में तो वैसे आइडिया लगा सकते हैं, सम मतलब समान, दाब किसकी, समदाबी मतलब दाब समान, प्रेशर सेम होगा बेटा। आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होना, कांस्टेंट होना। क्लियर? तो क्या कहेंगे इस प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर जो होता है, क्या कहा, प्रेशर इज कांस्टेंट यानी दाब क्या होता है, नियत होता है बेटा। क्लियर? इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, शॉर्ट में अपन क्या कहेंगे, अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, डेल पी और डीपी, ये क्या होगा, 0 होगा। बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये बताओ प्रेशर में चेंज कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। डेल, डेल का मतलब क्या होता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, परिवर्तन को दर्शाता है। डीबी क्या करता है बच्चों, चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर चेंज ज्यादा हो तो डेल का यूज करते हैं, चेंज अगर कम हो तो क्या होता है, डी से भी डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। देखो बच्चों अपन ने क्या कहा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है, पहले मान लो स्टार्टिंग में प्रेशर अगर 10 एटीएम था, 10 एटीएम है, बाद में भी क्या है 10 एटीएम ही है, इसका मतलब चेंज कितना होगा, 10 - 10 कितना होगा, 0 होगा बेटा। आ गया समझ में? क्लियर? तो क्या कहेंगे, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो डेल पी या डीपी क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है बच्चों, और ये चीज ध्यान रखना। अब बच्चों देखो कई सारे प्रोसेस होंगे और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कई सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, उसमें जो मैं ब्लॉक करूं वो चीज आपको खासकर ध्यान रखनी, अपने आप में सब एक एक क्वेश्चन है बेटा ये। ओके, तो क्या कहेंगे, प्रेशर कांस्टेंट तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0, काम खत्म। और एक चीज ध्यान रखना, वो प्रोसेस जो क्या होते हैं, ओपन वेसल में कंप्लीट होते हैं, खुले पात्र में संपन्न होते हैं, वो आइसोबारिक प्रोसेस माने जाते हैं, समदाबी प्रक्रम माने जाते हैं। बच्चा कहेगा सर क्यों, क्योंकि हमें पता है ओपन वेसल खुले पात्र में संपन्न हो रहे हैं, इसका मतलब अरे अगर ओपन है इसका मतलब क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर या रूम का जो प्रेशर होगा वही तो अप्लाई किया जाएगा। और हमें पता है एटमॉस्फेयर और रूम का प्रेशर अपन कितना मानते हैं, 1 एटीएम, कांस्टेंट होता है नहीं होता। तो क्या कहेंगे, वो प्रोसेस जो क्या होते हैं, ओपन वेसल या खुले पात्र में संपन्न होते हैं, वो आइसोबारिक प्रोसेस समदाबी प्रक्रम में माने जाते हैं। क्लियर? ठीक है, ये नोट कर लिया। लास्ट में इसके स्टेटमेंट लिख लो बेटा, द प्रोसेस लिखो, द प्रोसेस which are completed in open vessel, the process 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 which are completed in open vessel are considered isobaric process, are considered isobaric process, are considered isobaric process। लिख लिए, हिंदी में लिखो,
वे प्रक्रम जो खुले पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो खुले पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो खुले पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो खुले पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो खुले पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो खुले पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो खुले पात्र में संपन्न होते हैं समदाबी प्रक्रम माने जाते हैं। वे प्रक्रम जो खुले पात्र में संपन्न होते हैं समदाबी प्रक्रम माने जाते हैं। क्लियर? चलो ये तो अपने बात की बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस समदाबी प्रक्रम के बारे में। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 लिखो बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस समआयतनिक प्रक्रम, इसको शॉर्ट में कहते हैं बच्चों आईसी, आइसोकोरिक प्रोसेस समआयतनिक प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस समआयतनिक प्रक्रम। लिख लिए? देखो बेटा क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, समझना इस बात को। आइसोकोरिक हिंदी में तो नाम से भी पता चल रहा है बच्चों, समआयतनिक प्रक्रम यानी आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा यानी नियत रहेगा। ओके, तो इसमें क्या कहेंगे, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, यानी क्या रहेंगे इसमें, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आयतन क्या होगा, नियत होगा बच्चों। क्लियर? इसका मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो बच्चों क्या कहेंगे, V इक्वल टू, अगर कांस्टेंट है वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट है तो डेल V या फिर अपन क्या कहेंगे dV, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी बच्चों। आ गया समझ में? यानी इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम में कोई चेंज होगा क्या, चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? हमें पता है पहले वॉल्यूम अगर 10 लीटर है, बाद में भी 10 लीटर है, तो चेंज कितना बेटा, 0। फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा। और अपन क्या कहेंगे, वो प्रोसेस जो क्या होते हैं, क्लोज कंटेनर में, बंद पात्र में संपन्न होते हैं, वो कैसे माने जाते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस माने जाते हैं, समआयतनिक प्रक्रम माने जाते हैं। क्यों? नॉर्मली हम स्टडी करते हैं बेटा गैस की, अगर कंटेनर है, पात्र है, वो बंद है, पैक एकदम, तो हमें पता है गैस का पहले भी वॉल्यूम क्या रहेगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम है 10 लीटर है तो 10 रहेगा, और कंटेनर अगर बंद है, क्लोज वेसल है, तो क्या होगा बच्चों, बाद में भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों कंडीशन में गैस का वॉल्यूम सेम है या नहीं है, यानी वॉल्यूम में चेंज 0, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस समआयतनिक प्रक्रम। क्लियर? लिखो बेटा, द प्रोसेस which are completed in closed vessel, the process which are completed in closed vessel, the process which are completed in closed vessel, the process which are completed in closed vessel are considered isochoric process. The process which are completed in closed vessel are considered isochoric process. हिंदी में लिखो, वे प्रक्रम जो बंद पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो बंद पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो बंद पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो बंद पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो बंद पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो बंद पात्र में संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो बंद पात्र में संपन्न होते हैं, समआयतनिक प्रक्रम माने जाते हैं। वे प्रक्रम जो बंद पात्र में संपन्न होते हैं, समआयतनिक प्रक्रम माने जाते हैं। लिख लिए? चलो बेटा
एक बच्चों देखो बात करेंगे, ये तो ठीक है नॉर्मल सी बात है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो सबसे खास सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, वो ध्यान रखना। वर्क का एक फॉर्मूला अपन डेराइव करेंगे बेटा, W इक्वल टू माइनस पी डेल V। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, फिजिक्स में तो अपन क्या पढ़ते हैं, W इक्वल टू प्लस डेल V पढ़ते हैं, P डेल V पढ़ते हैं प्लस के साथ, ठीक है। मैंने क्या कहा था, फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स काफी सिमिलरिटी है बच्चों, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है, अंतर भी है। क्या सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है वर्क का, ठीक है। बच्चा कहेगा सर ये कैसे, ये बच्चों ऐसे, फिजिक्स इसमें दो चीजें होती है वर्क के रेस्पेक्ट में, एक तो होता है वर्क डन ऑन सिस्टम, एक वर्क डन बाय सिस्टम, यानी निकाय पर कार्य या निकाय द्वारा कार्य। मैंने बच्चों पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया इस बात को, क्या अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, निकाय पर कार्य होगा, तो हमें पता है बच्चों सिस्टम या निकाय की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि उस पर काम किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है मतलब बाहर से एनर्जी दी जा रही है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो W आता है प्लस के साथ, क्लियर। लेकिन दूसरी कंडीशन अगर अपन बात करें वर्क डन बाय सिस्टम, निकाय द्वारा कार्य, निकाय खुद काम करेगा, तो हमें पता है उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी, डिक्रीज होगा माइनस के साइन के साथ। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर। तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं बेटा, वर्क डन ऑन सिस्टम की बात करते हैं, निकाय पर कार्य, इस पर इतना फोर्स लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, अरे करते नहीं करते, तो फिजिक्स में मेनली कंसीडर करते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम। जबकि केमिस्ट्री में अपन क्या करते हैं, कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, वो क्या आपस में रिएक्शन वगैरह करके क्या रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, निकाय खुद कार्य करता है, और हमें पता है तो उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होगी, जैसे सेल रिएक्शन हमने देखी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ध्यान है ना बच्चों, क्लियर। तो वर्क डन ऑन सिस्टम और वर्क डन बाय सिस्टम का लफड़ा है। फिजिक्स में वर्क डन ऑन सिस्टम को कंसीडर करते हैं, निकाय पर कार्य बाहर से एनर्जी देके, ठीक है। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय सिस्टम की बात करते हैं, निकाय खुद कार्य करता है बच्चों, क्लियर। और दिमाग में याद रखने का तरीका P4 प्लस, फिजिक्स में प्लस, यानी फिजिक्स में प्लस का साइन यूज करेंगे, केमिस्ट्री में माइनस का। बेटा आ गया समझ में, क्लियर। अब अपना क्वेश्चन क्या है, वर्क का ये फॉर्मूला तो है सर, ये डेराइव कैसे होगा अपन बात करेंगे, लेकिन हमें पता है बच्चों क्या W इक्वल टू माइनस पी डेल V, वर्क में इसे डिटेल से पढ़ेंगे कैसे डेराइव करना है। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें, अगर V कांस्टेंट है, V अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है डेल V क्या हो गया, 0, यस और नो। और अगर डेल V 0 हो गया तो हमें पता है बच्चों 0 को P से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 0। तो ध्यान रखना वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। बेटा समझ में आ गया, क्लियर। मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ बेटा, थ्योरिकल लाइन लिखा के टाइम पास की जरूरत है क्या। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य 0 होता है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस नाम आते ही सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, 0। तो जिसको ब्लॉक करके मैं स्टार मार्क करूं वो तो जरूर ध्यान रखना बेटा, हर हाल में इस पर क्वेश्चन बनता है। आ गया समझ में, क्लियर, नोट करो। चलिए बेटा, चलो ये अपने बात किसकी की बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात की है, क्लियर। चलो बेटा थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, नंबर 3 लिखो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम, यानी इसे क्या बोलते हैं बच्चों, IT। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम लिख लिया बेटा। बच्चों नाम से पता चल रहा आइसोथर्मल, थर्मल मतलब टेम्परेचर, क्लियर। आइसो मैंने क्या कहा, आइसो का आइसो इनका मतलब क्या होता है रे, सेम होना, क्लियर। आइसोथर्मल मतलब क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। समतापी हिंदी में तो नाम से पता चल रहा, ताप क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, समान होगा, क्लियर। इसका मतलब बच्चों इसमें क्या होगा, टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी ताप क्या होगा, नियत होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। इसका
मतलब बच्चों क्या कहेंगे, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है बच्चों डेल टी या फिर अपन क्या कहें डी टी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बच्चों। और आपको याद है तो बच्चों अपन क्या करते हैं, एक अपन इक्वेशन लिखते हैं गैसेस के लिए, PV इक्वल टू nRT, क्लियर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको हटा दो, और हमें पता है बच्चों डेफिनिट अमाउंट की स्टडी करते हैं, कुछ नहीं बोले, निश्चित मात्रा का अध्ययन करते हैं तो n वैसे कांस्टेंट है, R तो बेचारा वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये जो एक एक चीज मैं लिख रहा हूं, आगे जब अलग अलग डेरिवेशंस बनाएंगे सब कुछ काम आएगा बच्चों, क्लियर। और दो अलग अलग गैसेस को कंपेयर करें या दो कंडीशन को कंपेयर करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या कहेंगे, P1 V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2 V2। बात समझ में आ गई, क्लियर, नोट करो बेटा। बच्चा कहेगा सर इसमें खास बात क्या है, आवाज आ रही थी बच्चों, मैंने क्या कहा, देखो ये तो अपने बात की बच्चों, देखो क्या, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जैसे अपने बात की आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक, समतापी, समदाबी, समायतनी, ये तो बच्चों हर कोई जानता है और हर कोई इसके बारे में आइडिया भी रखता है। तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछ के नॉर्मली अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे ये क्या होगा वो क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे बेटा किस पर, एडियाबेटिक प्रोसेस में, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में, क्लियर, एडियाबेटिक, ठीक है। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं बेटा, एडी बोलते हैं, ठीक है, एडियाबेटिक। तो बच्चों देखो क्या होता है, कैसे होता है समझना। नॉर्मली अपन ने क्या कहा था, जो सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है यानी निकाय और परिवेश होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, अरे हीट यानी एनर्जी का एक्सचेंज होता नहीं होता, एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन यानी आदान प्रदान हो सकता है, ऊर्जा और द्रव्य, याद है ना। लेकिन इस सिस्टम में क्या कहेंगे, एडियाबेटिक रुद्धोष्म में क्या होगा, द सिस्टम यानी द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्या कहा, वो प्रक्रम इसमें क्या होगा, निकाय या परिवेश के मध्य क्या होगा, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है, निकाय और परिवेश होता है, उसमें क्या होगा, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं होता, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। तो लिखो बेटा, द प्रोसेस इन विच no exchange of heat, the process in which no exchange of heat, इसके ब्रैकेट में लिख लेना बेटा Q, हीट को यहां पर Q से रिप्रेजेंट करेंगे। द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वह प्रक्रम जिसमें
वह प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य, वह प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य, वह प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, वह प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा के ब्रैकेट में लिख लेना क्यू, स्मॉल क्यू बार बार लिखेंगे, अब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। क्लियर? चलो बेटा, तो क्या लिखेंगे? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या लिखेंगे? फॉर एडी प्रोसेस। इस प्रोसेस की अगर अपन बात करें बच्चों तो देखते ही कर देना Q इक्वल टू 0। इसको स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, अगर एडियाबैटिक नाम आ गया, रुद्धोष्म प्रक्रम नाम आ गया तो सबसे पहले इसका काम सेट करना, Q इक्वल टू 0 कर देना बेटा। आ गया समझ में? चाहे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इस प्रोसेस में ये क्या होता है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, तो ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें जो मैं ब्लॉक करूंगा और स्टामा करूंगा, उसकी हेल्प से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आंसर दे सकते हो कि हाँ ऐसा बताया था, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां पर एडियाबैटिक नाम आ जाए, रुद्धोष्म नाम आ जाए बच्चों, तो क्या करना, Q की वैल्यू सबसे पहले 0 कर देना। आ गया समझ में? क्लियर? अब बच्चों अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और अगर हीट का एक्सचेंज ही नहीं होगा तो हमें पता है टेम्परेचर में क्या होगा, अरे चेंजेस होगा क्या। जैसे अपन ने कहा था ये बोतल वाला, ये वाटर वाला अपने एग्जांपल दिया था थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लेक्चर में। अपन ने क्या कहा था, इस बोतल के अंदर जब मान लो वाटर फिल किया गया बच्चों, अपने इसका टेम्परेचर अपन मान रहे 20 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? अब हमें पता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर 20 से कम या ज्यादा होगा, इसकी वजह से इसके टेम्परेचर में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। ये कब होगा, जब या तो ये क्या करे, हीट का लॉस करे या हीट गेन करे। लेकिन अगर ये थर्मली आइसोलेटेड है, यानी बाहर से न तो हीट गेन कर रहा है न लॉस कर रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, अगर लॉस या गेन ही नहीं करता तो ये बताओ इसके टेम्परेचर में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या, आइसोलेट है, बिल्कुल अलग है, यानी बाहर से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखना, इसको क्या बोला जाता है, थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम भी बोला जाता है, यानी तापीय रूप से विलगित निकाय। बात समझ में आ गई क्या? यानी थर्मली आइसोलेटेड मतलब क्या, तापीय रूप से विलगित, यानी अलग है, सेपरेट है, आइसोलेट है, क्योंकि बाहर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। क्योंकि बाहर से कांटेक्ट होता तो अपन ये बोलते क्या, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। अगर कांटेक्ट होता तो हमें पता एक्सचेंज जरूर होता। आ गया समझ में? क्लियर? तो लिखो बेटा, this is a thermally isolated system, this is a thermally isolated system, this is a thermally isolated system। यह तापीय रूप से विलगित निकाय है। this is a thermally isolated system, यह तापीय रूप से विलगित निकाय है। यह तापीय रूप से विलगित निकाय है। क्लियर? चलो बेटा, एक चीज और ध्यान रखना इसके बारे में, क्या वो प्रोसेस, क्या कहा, वो प्रोसेस जो क्या होते हैं, सडनली या फास्टली कंप्लीट होते हैं, यानी वो प्रक्रम जो अचानक होते हैं, तीव्रता के साथ संपन्न होते हैं, उनको क्या माना जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस माना जाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम माना जाता है। मैंने क्या कहा, यानी वो प्रोसेस, वो प्रक्रम जो क्या होते हैं, फास्टली या सडनली कंप्लीट होते हैं, यानी बहुत तीव्रता से अचानक संपन्न होते हैं, उनको एडियाबैटिक रुद्धोष्म माना जाता है। आप कहोगे सर क्यों, तो इसका रीजन क्या है, अगर कोई प्रोसेस बच्चों अचानक हो गया मतलब नेग्लिजिबल टाइम में, नगण्य समय में क्या हो गया, वो प्रक्रम संपन्न हो गया, तो हमें पता नेग्लिजिबल टाइम में या नगण्य समय में जो हीट का एक्सचेंज हुआ है, ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ, वो भी क्या है, नेग्लिजिबल है या नहीं है। इसका मतलब ऑलमोस्ट क्या है, 0। अरे बात समझ में आ गई? इसका मतलब वो प्रोसेस नेग्लिजिबल टाइम में कंप्लीट हुआ है, नगण्य समय में संपन्न हुआ। इसका मतलब इतने कम टाइम में जो हीट का एक्सचेंज हुआ वो भी क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी ऑलमोस्ट क्या है, 0 है बेटा। और हमें पता जहां पर हीट की वैल्यू 0 आ जाए वो प्रोसेस कैसा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो लिखो बेटा, द प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द प्रोसेस which are completed fastly or suddenly, the process which are completed fastly or suddenly, the process which are completed fastly or suddenly, the process which are completed fastly or suddenly,
द प्रोसेस विच आर कंप्लीटेड फास्टली और सडनली are considered adiabatic process, are considered adiabatic process. The process which are completed fastly or suddenly are considered adiabatic process, are considered adiabatic process. because रीजन जरूर लिखाता हूं, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ हीट, because the exchange of heat is negligible in this condition, because the exchange of heat is negligible in this condition, because the exchange of heat is negligible in this condition. हिंदी में लिखो, वे प्रक्रम वे प्रक्रम जो तीव्रता से या अचानक संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो तीव्रता से या अचानक संपन्न होते हैं, वे प्रक्रम जो तीव्रता से या अचानक संपन्न होते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम माने जाते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम माने जाते हैं क्योंकि इस स्थिति में ऊष्मा का आदान प्रदान नगण्य होता है, क्योंकि इस स्थिति में ऊष्मा का आदान प्रदान नगण्य होता है, क्योंकि इस स्थिति में ऊष्मा का आदान प्रदान नगण्य होता है। लिख लिए? चलो बेटा, जैसे आयुष का मैसेज आया सर यहाँ पर व्हाई डोंट वी यूज डेल क्यू, बिकॉज एक्सचेंज की वजह से डिफरेंस भी आएगा तो फाइनल इनिशियल में आएगा। बिल्कुल बेटा, क्या कहा बच्चों? देखो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, एक्चुअल में बच्चों देखो अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में यही तो माइनर 2-3 जगह डिफरेंस है बेटा। इसका रीजन क्या होता है, फिजिक्स में जरूर आपने देखा होगा डेल क्यू लिखा जाता है बेटा। बिल्कुल, वहां पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पर हीट एक्सचेंज को नहीं देखा जाता। मैंने क्या कहा, वहां पर क्या फाइनल डिफरेंस देखा जाता है इनिशियल फाइनल के रेस्पेक्ट में, लेकिन अपन केमिस्ट्री में क्या करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी हीट को कंसीडर करते हैं बेटा। तो यहां पर अपन इसे स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी ना मान के पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ओनली क्यू लिखा जाता है बेटा। ठीक है, केमिस्ट्री में अपन क्या लिखते हैं बेटा, ओनली क्यू लिखते हैं। ओनली क्यू का मतलब क्या, क्यू होता है बेटा हीट। बात आपकी सही है, क्यू क्या होता है, हीट होता है। लेकिन अगर अपन एक्सचेंज की बात करेंगे तो इसे प्लस क्यू और माइनस क्यू लिखेंगे। प्लस क्यू का मतलब क्या है, हीट को एब्जॉर्ब किया है। बात समझ में आ गई क्या? माइनस क्यू की बात कर रहा है मतलब हीट का एमिशन किया है, लॉस किया है। आ गया समझ में? तो क्यू यहां पर पर्टिकुलर हीट की वैल्यू होती है, वो इनडायरेक्टली क्या करती है बच्चों, यानी पर्टिकुलर हीट की वैल्यू प्रोसेस में कितनी इन्वॉल्व है उसको कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट भी अपन डिनोट करते हैं, तो केमिस्ट्री में अपन इसे डेल क्यू से नहीं करते, क्योंकि अगर डेल क्यू से रिप्रेजेंट करते तो इसे पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी क्यों मानते, इसे स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? बात समझ में आ गई बेटा? तो ध्यान रखना, यहाँ पर डेल क्यू ना लिख के अपन केमिस्ट्री में सीधा क्यू ही लिखते हैं बेटा। इसे आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है बेटा। चलो बेटा, अब बात करते हैं बच्चों, क्या ये तो अपन ने क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग बात की क्या कि कोई प्रोसेस क्या अगर सडनली कंप्लीट होता है या फास्टली कंप्लीट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस मानते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम मानते हैं। इसका रीजन क्या है, बात समझ में आई क्या? क्योंकि फास्टली कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब लगने वाला टाइम बहुत कम है, मतलब नगण्य है, नेग्लेजिबल है। और इतने कम टाइम में जो एक्सचेंज होगा वो भी क्या नेग्लेजिबल होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। और जहां पर क्यू जीरो आ जाए वो प्रक्रम कैसा होता है बेटा, रुद्धोष्म यानी एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर? चलो बेटा,
एक इसमें देखो बेटा एडियाबेटिक के लिए कई जगह एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, क्या अगर गैस का कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो, मैंने क्या कहा एडियाबेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मैंने क्या कहा अगर प्रोसेस एडियाबेटिक हो और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग किसी गैस का कंप्रेशन या एक्सपेंशन करे, मतलब समझ रहे हो ना, कंप्रेशन संपीड़ित करना, एक्सपेंशन प्रसार करना, ओके, यानी किसी गैस का कंप्रेशन और एक्सपेंशन करे तो क्या होगा, यानी उसके टेम्परेचर में चेंजेस होगा और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। बात समझ में आई क्या? लेकिन कब होगा? जब प्रोसेस क्या हो, एडियाबेटिक हो। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, देखो पहले समझना है इस बात को, फिर डिटेल से अपन डिस्कस करते हैं। क्या सबसे पहले मैं बोल रहा हूं बेटा इन कंप्रेशन, समझना है इस बात को। अगर कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न की मैं बात कर रहा हूं, तो कंप्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कंप्रेशन में क्या होगा, हमें पता है बच्चों कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों हमें पता किसी गैस को अपन संपीड़ित कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो हमें पता मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगी नहीं होगी, अरे टक्कर होगी। और फिजिक्स का रूल क्या है कि दो पार्टिकल में अगर कोलिजन होती है तो टक्कर होती है तो हीट प्रोड्यूस होती नहीं होती, होती है। अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो अपन लोहे का काम करते हैं, नॉर्मली देखा होगा अपन लोहार बोलते हैं बेटा, वो देखा होगा आयरन को क्या करते हैं, आयरन को क्या करते हैं, लोहे को एक हैमर से हथौड़े से पीटते हैं बेटा। तो जिस पॉइंट पर कोलिजन होती है हैमर की आयरन की, उसको टच करके देखोगे तो आपको वो गर्म फील होता है बेटा, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है नॉर्मल की बजाय। बात समझ में आ गई क्या? जैसे फिजिक्स का रूल है, चाहे फ्रिक्शन का केस हो चाहे कोलिजन का केस हो बेटा, उस पॉइंट पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, अगर कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा, तो पार्टिकल्स में कोलिजन ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी इंटरनल एनर्जी यानी यू, याद है ना, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है बेटा। ये तो किस कंडीशन में, कंप्रेशन की कंडीशन में, यानी क्या, संपीड़न की स्थिति में। ओके चलो बेटा, एक कंडीशन और ध्यान रखना, इन एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंशन में क्या होता है, मैंने क्या कहा, एक्सपेंशन का मतलब क्या, प्रसारित करने के दौरान, प्रसार में क्या होगा, एक्सपेंशन में पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, और पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो हमें पता है कोलिजन कम होगी, कोलिजन कम होगी तो हमें पता है जो प्रोड्यूस हीट है बेटा वो कम होगी, वो कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। सीधी सी बात है बच्चों, आ गया समझ में? लेकिन ये कब होगा, जब प्रोसेस क्या होगा, कैसा हो, एडियाबेटिक हो बेटा। मैंने क्या कहा, अगर प्रोसेस एडियाबेटिक हो तो ही ये रिजल्ट आएगा, अगर प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं हो तो ऐसा रिजल्ट आए ये कोई जरूरी नहीं है बेटा। ओके, बच्चा कहेगा सर क्यों, तो समझना बेटा इस बात को, अगर प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं हो तो क्या होगा, सपोज करो बेटा, यानी मान लो कि अपने कुछ भी इसमें चेंजेस किया, मान लो कोई गैस फिल की थी अपने कंटेनर में, पात्र में, अपने इसमें गैस फिल किए, अब इसमें हम कुछ ऐसा चेंजेस कर रहे हैं, मान लो अपने क्या किया, ऊपर पिस्टन लगा के अपने इसे क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो सीधी सी बात है बच्चों, अरे गैसियस मॉलिक्यूल में कोलिजन ज्यादा होगी नहीं होगी, टक्कर होगी तो हमें पता हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मैं बोल रहा हूं अगर प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं है, रुद्धोष्म प्रक्रम में नहीं है, ये तो डिस्कस किया, प्रोसेस रुद्धोष्म हो तो ये रिजल्ट आएगा, क्लियर। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो आना चाहिए कि सर आपने कहा एडियाबेटिक प्रोसेस में ऐसा रिजल्ट आएगा, क्या कि अगर कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा तो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर एक्सपेंशन होगा तो पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो सर अगर ऐसा क्यों बोला, एडियाबेटिक है तो ऐसा क्यों, अगर एडियाबेटिक नहीं होता तो क्या होता, समझना बेटा इस बात को। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं होता तो हमें पता है ये जो सिस्टम है, गैसेस सिस्टम है, ये एटमॉस्फेयर से हीट का एक्सचेंज कर सकता था, नहीं कर सकता था, एक्सचेंज करने का मतलब है लॉस भी कर सकता था और गेन भी कर सकता था, क्लियर। ठीक है बेटा, क्योंकि ये एडियाबेटिक नहीं है, समझने के लिए मान रहे हैं। ओके, अब समझना बेटा इस बात को। अगर मैंने क्या किया, मैंने इस पर पिस्टन लगा के इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो हमें पता कंप्रेशन, संपीड़न की स्थिति होगी नहीं होगी, होगी बच्चों, और संपीड़न कंप्रेशन की कंडीशन होगी तो पार्टिकल में कोलिजन ज्यादा होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। यहां तक तो ठीक है, हीट तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन हमें पता जो हीट प्रोड्यूस हुई है इसकी वजह से जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तापमान में वृद्धि हुई है,
प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं है तो एटमॉस्फेयर से लॉस या गेन कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है बच्चों। ओके, तो क्या होगा, सपोज करो कंप्रेशन से पहले इसका टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस था। सपोज करो बेटा पहले टेम्परेचर कितना था? 50 था बच्चों। तो क्या होगा, जो कंप्रेशन से हीट प्रोड्यूस हुई है उसके लिए मान लो टेम्परेचर 60 हो जाता, लेकिन क्या किया, जैसे ही क्या हीट प्रोड्यूस हुई टेम्परेचर बढ़ा, इसने हीट का लॉस कर दिया। मैंने क्या कहा? हीट का लॉस कर दिया। अगर हीट का लॉस कर दिया, क्योंकि हमें पता है अब एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं मान रहे हैं तो हीट का लॉस कर सकता है। जो जितना मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई थी, जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था उसकी वजह से इसने हीट का लॉस कर दिया, और अगर हीट लॉस कर दिया तो टेम्परेचर वापस उतना ही रह सकता, नहीं रह सकता? जितनी टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हुई थी, वृद्धि हुई थी, हीट का लॉस करने से वापस डिक्रीज हो गया और टेम्परेचर वही हो गया। और टेम्परेचर वही है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? क्लियर? ठीक है बेटा। अब दूसरी कंडीशन अपन क्या मान रहे हैं? एक्सपेंशन की मान रहे हैं। एक्सपेंशन की मान रहे हैं यानी क्या, ये मान लो पहले प्रेशर इतना था, अपन क्या कर रहे हैं, पिस्टन को अपर साइड में मूव करवा के अपने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया। सीधी सी बात है, ठीक है। प्रेशर को अगर कम कर दिया तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, अरे वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो पार्टिकल में कोलिजन ज्यादा होगी। पार्टिकल में कोलिजन ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी बेटा। क्यों? क्योंकि हमें पता वॉल्यूम ज्यादा हो गया, पार्टिकल के बीच में गैप आ गया, कोलिजन कम होगी तो प्रोड्यूस हीट, उत्पन्न ऊष्मा भी कम होगी, और अगर कम होगी तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यस और नो? पहले जहां पर 50 था, अब मान लो टेम्परेचर कितना हो गया बेटा? 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, पहले से कम हो गया। सपोज करो टेम्परेचर पहले से कम हो गया तो हमें पता ये एडियाबेटिक तो है ही नहीं, तो बाहर से और गेन कर सकता है, नहीं कर सकता? बाहर से गेन कर सकता है, और बाहर से अगर और हीट गेन करेगा तो इसका टेम्परेचर वापस 40 से 50 आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। अगर बाहर से गेन नहीं करता तो टेम्परेचर डिक्रीज होने पर पार्टिकल की एनर्जी भी डिक्रीज होती, जैसे यहां पर हुआ है। लेकिन जैसे ही डिक्रीज हुआ तो एडियाबेटिक तो है ही नहीं, तो ये बाहर से क्या करेगा, और गेन कर लेगा, वापस गेन कर लेगा। वापस गेन कर लेगा तो वापस अपने टेम्परेचर को 40 से 50 पर लेकर आ सकता है। यानी टेम्परेचर वही है तो पार्टिकल की एनर्जी भी वही रहेगी। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, यानी अगर प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं होता, रुदो संपर्क्रम नहीं होता, तो चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है सिस्टम उसको मेंटेन कर सकता था। कैसे? बाहर से हीट गेन करके या लॉस करके। इसका मतलब टेम्परेचर मेंटेन होता तो पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी भी वही रहती, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इनमें चेंज कब पॉसिबल है? जब सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो। क्लियर? सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कब होगा? जब एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हीट का लॉस या गेन नहीं हो। अपन ने कंप्रेस किया है, संपीड़न किया है, तो पार्टिकल की कोलिजन ज्यादा होने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमें पता जो इंक्रीज हुआ है वो सिस्टम के अंदर ही रहेगा, बाहर तो हीट का लॉस कर ही नहीं सकता, तो पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यस और नो? क्लियर? या अपन बात करें, अपन एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें तो हमें पता है बच्चों टेम्परेचर क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, प्रसार हो रहा है तो बच्चों क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, कोलिजन कम होगी, कोलिजन कम होगी तो प्रोड्यूस हीट भी कम होगी, प्रोड्यूस हीट कम होगी तो पार्टिकल की एनर्जी भी कम होगी बेटा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो वो सिस्टम के अंदर ही रहे, एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में कोई कांटेक्ट ना हो, ना लॉस कर सके हीट का, ना ही गेन कर सके। और ये कब पॉसिबल होगा, जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा बेटा। समझ में आ गया? और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की एनर्जी का इंक्रीज या डिक्रीज होना, अपन जैसे वाटर को बॉईल करते हैं उस कंडीशन को आप इजीली समझ सकते हो। कैसे? कोई कंटेनर है, पात्र है, उसका टेम्परेचर मान लो जो वाटर इसमें फिल है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, अपने गैस पे रख के उसे ऑन कर दिया तो हमें पता है वो हीट गेन करेगा। अरे हीट गेन करेगा यानी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जब वाटर बॉईल होगा तो उस कंडीशन में हमें पता उसकी मूवमेंट, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या एक फिक्स लेयर थी वाटर की, पार्टिकल कांस्टेंट पोजीशन में थे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 30 से 40, 50, 60, 70 ऐसे करते करते तो हमें पता पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? होगी बेटा। ठीक है?
अब क्या कहेंगे नॉर्मली, क्या अगर अपन ने क्या किया, वाटर को बॉईल करके क्या किया, गैस को जैसे मान लो बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, तो हमें पता धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पर पार्टिकल की जितनी मूवमेंट थी, वापस टेम्परेचर कम होने पर हमें पता पार्टिकल की मूवमेंट कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती जाती है। क्लियर, बात समझ में आई क्या? अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर आपने कंटेनर वाला जो एग्जाम्पल दिया है, यानी वाटर वाला एग्जाम्पल दिया है, तो वो तो हीट का लॉस या गेन कर सकता है, फिर उसमें चेंजेस कैसे आता है? उसमें चेंजेस इसलिए आता है बच्चों, क्या यानी जितनी हीट हम देते हैं या फिर वो खुद हीट का लॉस करता है गैस को बंद करने पर, कहने का मतलब क्या है, जितनी हीट वो लॉस करता है या गेन करता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है। बेटा मैंने क्या कहा, एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में बच्चा कहेगा सर क्या आपने गैस को ऑन किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अगर कंटेनर खुला है तो वो तो हीट का लॉस कर देगा, फिर उसकी एनर्जी कैसे बढ़ती है? उसकी एनर्जी ऐसे बढ़ती है बेटा, जितनी हीट हम देते हैं उसके कंपैरिजन में लॉस करने वाली हीट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। यस और नो? क्लियर। और आप देख भी सकते हो बच्चों, क्या अगर कंटेनर बंद है, पैक है, तो हमें पता वाटर वगैरह जल्दी बॉईल होता है या नहीं होता? होता, क्योंकि हीट का लॉस होता नहीं है, ज़्यादा लॉस नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज करता है। समझ में आ गया? क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर किसी गैस का यानी गैस का कंप्रेशन और एक्सपेंशन करे तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। कब होगी? अगर प्रोसेस कैसा हो, एडियाबैटिक प्रोसेस हो, रुद्धोष्म संपर्क्रम में हो, क्योंकि प्रोसेस अगर एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होता, रुद्धोष्म संपर्क्रम नहीं होता, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज हो ये कोई ज़रूरी नहीं था, बाहर से वापस लॉस या गेन करके अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकता था। एनर्जी मेंटेन रहती, नियत रहती, तो न इंक्रीज नहीं डिक्रीज। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर। लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन, मैंने एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन बोला बेटा, ध्यान रखना। ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, यहां पर मेनली आइडियल गैस इसलिए बोला बेटा, नॉर्मली गैस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए पहले से लिक्विड, या जैसे मान लो लिक्विड के जैसा करेक्टर है, इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो रिजल्ट दे पाएगा क्या? नहीं। इस वजह से आइडियल गैस कंसीडर किया जाता है। ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, internal energy is change, internal energy is change with change in temperature. During the adiabatic compression or expansion of an ideal gas, internal energy is change with change in temperature. बात समझ में आ गई? हिंदी में लिखो बेटा, आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न व प्रसार के दौरान, आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न व प्रसार के दौरान, आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न व प्रसार के दौरान ताप में परिवर्तन से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये लिख लो बेटा। कंप्रेशन हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे क्या? संपीड़न, इसे बोलते हैं प्रसार। तो ये लिख लो कैसे होता है। मैंने परिवर्तन बोला बेटा, चेंज बोला है। चेंज में दोनों आगे इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब एडियाबैटिक बोले बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो, ये लिख लो। कंप्रेशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में क्या होगा। विकास,
सर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। बेटा नेटवर्क में प्रॉब्लम तो है, आज मौसम कैसा तुम्हें ये भी पता है, क्लास तो ऑफ कर नहीं सकते, तो जो बाय द डाउट्स रह जाए वो अपन वीडियो लेक्चर से या फिर वैसे कॉल मैसेज पे वैसे डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी सर का नेटवर्क तुम्हारे नेटवर्क से तो श्योर बेटर होगा, ये तो कंफर्म है। तो जहाँ तक प्रायोरिटी है बेटा, शायद तुम्हारी साइड प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की, इधर तो फाइबर चल रहा है बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो भी डाउट्स रह जाए क्लास के बाद मुझे कॉल करके, अगर क्लियरिटी ना हो, मान लो कोई वॉइस में या कुछ भी समझ में नहीं आए, क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना कि सर यहाँ क्या बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे ही आपको वीडियो लेक्चर मिले उसमें तो रिवीजन हो ही जाएगा, लेकिन क्लास के बाद कॉल करके पूछ लिया करो सर वहाँ क्या बताया था। क्लियर? चलो आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ नहीं आ रही क्या? सर वॉइस नहीं आ रही है, सर वॉइस नहीं आ रही है, सर वॉइस नहीं आ रही है, आ रही है क्या? सर वॉइस नहीं आ रही है, आ रही है क्या? ठीक है बेटा, फोन को कान के लगाओ बेटा, आवाज़ आएगी। देखो गौरव का मैसेज आया, सही है सर। अरे हरियाणा में वॉइस आ रही है इतनी दूर बेटा, तो सिक्कर की है, यहाँ पे नहीं आ रही क्या? चलो बेटा कर लिए नोट? कर लिए क्या? तो ये अपने बात की बेटा किसकी? एडियाबेटिक प्रोसेस की, रुदोसम प्रक्रम की। क्लियर? चलो बेटा लास्ट डिस्कस करते हैं। नंबर 5 लिखो, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। बच्चों देखो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? साइक्लिक यानी साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है? घूम फिर के वहीं पर आ जाना बेटा। क्लियर? एक बात तो खास कर ध्यान रखना बच्चों, यहाँ जो साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रम है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कल की फॉर्म में हो, वृत्त के रूप में हो, ऐसा हो, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो साइकिल है, चक्कर है, वो क्या स्क्वायर फॉर्म में यानी वर्गाकार या रेक्टेंगुलर यानी आयताकार भी हो सकता है। मैंने क्या कहा? हाँ, अपने केमिस्ट्री में साइक्लिक प्रोसेस का इतना ज्यादा रोल नहीं है। फिजिक्स में अलग अलग शेप देकर पूछ लेता है, जैसे स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर, अलग अलग कंडीशंस में पूछ लेता है, अपने इतना ज्यादा नहीं पूछता, इस पर न्यूमेरिकल नहीं देता। इस पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा वो बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा, यहाँ साइक्लिक का मतलब क्या है बच्चों? सर्कल की फॉर्म में हो, वृत्त के रूप में हो, कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या होगा बेटा? वर्गाकार स्क्वायर फॉर्म में या आयताकार रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। बस मतलब क्या है साइक्लिक का? साइक्लिक घूम फिर के वहीं आ जाना, यानी कोई प्रोसेस अलग अलग पाथ से होता हुआ, मैंने क्या कहा? कोई प्रोसेस अलग अलग पाथ से कंप्लीट होता हुआ वापस अपनी इनिशियल फेज में आ जाए, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, उसे अपन क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। ओके, आप कहोगे सर कैसे? तो मान लो बेटा कोई प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, पहले मान लो वो ए पर है बेटा। क्लियर? उसके बाद क्या है? वो बी पर है, फिर वो सी पर है। अब ये मान लो प्रोसेस ऐसे कंप्लीट हो रहा है बेटा, ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए पर आ गया। तो मैंने क्या कहा? प्रोसेस ए से स्टार्ट हुआ था, ए से बी पर गया, बी से फिर सी पर गया, सी से वापस ए पर आ गया। ऐसी कंडीशन है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? अरे बच्चों नॉर्मली आपने देखा होगा कई बार अपन क्या करते हैं, एक डायलॉग बोलते हैं, क्या? दुनिया गोल है, दुनिया गोल है। इसका मतलब क्या? अरे घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाना है बेटा। यस और नो? तो ये ट्रिक यहां भी याद रखना बेटा। क्या? एक ही चीज याद रखना, दुनिया गोल है। ठीक है? अरे अंग्रेजों समझ जाओगे ना? ठीक है? क्या? दुनिया गोल है, वर्ल्ड को बोलते रहे अंग्रेजों। गोल मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? दुनिया गोल है यानी घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाना है। मेरा कहने का मतलब क्या? कोई प्रोसेस ऐसे कंप्लीट हो रहा है कि वो मान लो इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, इससे इसमें गया, कहीं से कहीं भी जाए लेकिन वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। क्लियर? लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो द process which goes to different paths, the process
विच गोज टू डिफरेंट पाथ्स, अलग अलग पाथ से होता हुआ जा रहा है। द प्रोसेस विच गोज टू डिफरेंट पाथ्स एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, and finally return to its initial state, and finally return to its initial state, called as cyclic process, called as cyclic process, called as cyclic process। हिंदी में लिखो बेटा, वह प्रक्रम जो विभिन्न पथों से होता हुआ, या वह प्रक्रम जो भिन्न भिन्न पथों से होता हुआ, विभिन्न पाथ जो भिन्न भिन्न पथों से होता हुआ अंत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, या अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, ये जटिल संरचना बना लो। अरे बन जाएगी क्या? ये बना लो और ये ट्रिक जरूर लिख लेना, ध्यान रखना। दुनिया गोल है, बस एक ही बात ध्यान, साइक्लिक देखते ही घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाना। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि साइक्लिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चक्रीय प्रक्रम में कौन सा सही है, दुनिया गोल है, दुनिया गोल नहीं है, दुनिया ऐसी है वैसी है, ये नहीं पूछेगा। ये तो क्या नॉर्मली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है बेटा वो ध्यान रखना, बस आपसे ये बोलेगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए कौन सा सही है, ये जीरो, ये नॉन जीरो, ये जीरो, ये नॉन जीरो, तो रटने की जरूरत नहीं है, ये जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा। एक ही बात याद रखनी है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, कोई प्रोसेस जैसे मान लो ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ गया, यानी ये इसकी इनिशियल कंडीशन है या नहीं है। अरे ये इसकी प्रारंभिक अवस्था हो गई बच्चों, क्लियर। यहाँ से स्टार्ट हो रहा तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, प्रारंभिक अवस्था है या नहीं है बच्चों। ए से बी पर गया, बी से सी पर, सी से वापस ए पर, यानी फाइनली वापस यहीं पर आ गया, तो इसकी फाइनल स्टेट, अंतिम अवस्था भी ये है या नहीं है। इसका मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या है बच्चों, अरे सेम है। इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों अगर एक ही है तो हमें पता इसमें चेंज क्या होगा, जीरो, यस और नो। और हमें पता इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट किसमें कंसीडर करते हैं, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, अवस्था फलन राशि। अरे इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था दोनों क्या एक ही है। इसका मतलब क्या होगा, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, क्योंकि स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी जो होती है, अवस्था फलन राशि होती है, उसमें परिवर्तन कब आता है, चेंज कब आता है, जब स्टार्टिंग में वैल्यू अलग हो और फाइनली अलग कंडीशन हो, यस और नो। लेकिन यहां पर तो क्या इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या है, सेम है बेटा। प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक ही है या नहीं है। इसका मतलब क्या कहेंगे, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो सभी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी सारी आ गई, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी में चेंजेस क्या होगा, जीरो होगा, यस और नो, क्लियर। तो बच्चों अलग से रटने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डेल यू, या फिर अपने कहा था डेल एच, या फिर क्या कहा था डेल एस और डेल जी, इन सब में चेंजेस क्या होगा, जीरो होगा बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आगे समझ में। अलग से रटोगे क्या, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, वो जीरो होगा, नो। एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो सभी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, अवस्था फलन राशियों में परिवर्तन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई चेंज नहीं है तो हमें पता है जो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी होगी उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा बेटा। क्लियर, बात समझ में आ गई। लिखो बेटा स्टामा करके लिखो, in cyclic process the change in all state function property is zero. In cyclic process the change in all state function property is zero. चक्रीय प्रक्रम में सभी अवस्था फलन राशियों में परिवर्तन शून्य होता है।
चक्रीय प्रक्रम में सभी अवस्था फलन राशियों में परिवर्तन शून्य होता है। और ये शॉर्ट में लिख लेना, स्टाम्प मार्कर के ध्यान रखना, जब भी रिवाइज करो बेटा इस पर फोकस जरूर जाना चाहिए। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा, तो ये अपने बात की अलग अलग जो हमारे प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या फिर आइसोथर्मल बोले या फिर एडियाबेटिक बोले या फिर साइक्लिक बोले, इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा, कैसे होगा, समझ में आ गया? क्लियर? अब बच्चों जो हमने अलग अलग प्रोसेस देखे हैं इस पर क्या कई बार बेटा क्या क्वेश्चंस दे देगा, ग्राफ के रूप में दे देगा हमें क्वेश्चन, क्या कौन सा ग्राफ कौन से साइड के कौन से टाइप के प्रोसेस के लिए सही है, तो वो हमें कैसे देखना है। तो हेडिंग लिखो बेटा, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी उष्मागति के प्रक्रमों का ग्राफीय निरूपण। क्लियर? हेडिंग लिखो बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लिख लिए? चलो बेटा देखो कैसे होता है, क्या होता है। नॉर्मली जो साइक्लिक वाला है बच्चों, चक्रीय प्रक्रम वाला, उस पर तो कोई ग्राफ नहीं पूछेगा, लेकिन स्टार्टिंग के जो हमने चार पढ़े बेटा, चार हमने कौन कौन से पढ़े हैं बेटा, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ओके, उसके लिए हमें ग्राफ में पूछेगा कौन सा स्लोप किसके लिए है, कैसा है। ओके, तो समझना इस बात को बच्चों, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। 4IB मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आइसोबारिक। क्लियर? समदाबी के लिए बात करें तो हमें पता है बेटा इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, काम खत्म। क्लियर? फिर अपन ने बात की थी आइसोकोरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए हमें पता है वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, काम खत्म। क्लियर? फिर अपन ने बात की बेटा आइसोथर्मल के लिए, फॉर IT के लिए हमें पता है टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, यस और नो। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमें पता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है, यस और नो होता है बच्चों। फिर अपन ने किसकी बात की बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, जैसे आइसोथर्मल में अपन क्या कहते हैं बच्चों, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, वैसे ही क्या होता है इसमें क्या होगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे यहाँ पर अपन क्या कहते हैं आइसोथर्मल के लिए, PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये कहते हैं बच्चों PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वैसे ही इसके लिए क्या होता है बच्चों, इसके लिए होता है PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने क्या कहा, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चा कहेगा सर गामा ये क्या है, तो बच्चों हीट कैपेसिटी में से डिटेल से पढ़ेंगे, क्या कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट कैपेसिटी होती है, यानी Cp और Cv दोनों का रेशियो होता है गामा के इक्वल, यानी गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv। क्लियर? इसे बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, यानी पॉइजन्स अनुपात, ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। और अलग अलग टाइप की गैसेज के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग होती है बेटा। कैसे, जैसे मोनोएटॉमिक के लिए इसकी बात करें तो ये होता है 5/3 यानी 1.66, डायटोमिक के लिए बात करें तो 7.5 यानी 1.4। तो मेरा कहने का मतलब क्या, पहली कंडीशन मैंने बोली है जैसे 5/3 यानी 1.66, दूसरी कंडीशन बोली है मैंने 7/5 1.4। अरे है तो 1 से ज्यादा ना, यस और नो। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, आगे इसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट किसके, V की पावर गामा के साथ। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, P की बात करें तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और इसकी पावर क्या, गामा बच्चों। क्लियर? ठीक है, और हमें पता गामा क्या होता है, ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी बेटा। मैंने क्या कहा, समझ में आया? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में क्या डिफरेंस होता है, आइसोथर्मल में सीधा लिखते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबेटिक में क्या होगा, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या है मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है, आगे हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? तो बच्चों मैंने क्या कहा, देखो समझना अच्छे से। अब हमें क्या देगा, ऐसा कोई ग्राफ देगा बच्चों P और V के बीच में, क्या कहा, P और V के बीच में ग्राफ दे रहा है और आपको अलग अलग स्लोप दे देगा बेटा। कैसे, जैसे मान लो एक स्लोप ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक स्लोप ये दे दिया और एक स्लोप ये दे दिया। अब आपसे पूछेगा कौन सा स्लोप किसके लिए होगा बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से समझना, देखो कैसे करना है। अगर 4 स्लोप की बात करें, 4 कंडीशन हमारे पास है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, तो कौन सा किसके लिए होगा। देखो इस स्लोप की अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या
होगा, ये जो लाइन है अगर मैं क्या करूं, इसको इस पॉइंट पर आकर मिलाऊं, जैसे मान लो यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट पर आकर मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका मतलब है इस लाइन को इस एक्सिस पर लाकर मिला दूं तो हमें पता है पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट पर आकर मिलती है, नहीं मिलती, मिलती है, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर आकर मिलती है, मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, यस और नो। इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इस प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट किस में होता है, आइसोबारिक के लिए, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरे में क्या कहेंगे, इसको अगर मैं यहां आके मिला दूं बच्चों तो क्या होगा, इस पर हमें पता है देखो पर्टिकुलर इस एक्सिस पर आकर मिलेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट बेटा किसके लिए होता है, कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक के लिए, यस और नो। इसका मतलब ये जो हमारे पास था बेटा ये कौन सा है, ये है आइसोकोरिक वाला है, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपन बात करें, हमारे पास दो स्लोप बच गए, कौन कौन सा, पीवी कौन सा, आइसोथर्मल वाला और एडियाबेटिक वाला। एक बात तो श्योर है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों के लिए ये बताओ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है बेटा, इनवर्स है, अरे यस और नो, दोनों के लिए इनवर्स है। तो एक बात तो श्योर है, दोनों के लिए जो स्लोप आएगा वो कैसा होगा, अरे कैसा होगा बेटा, हाइपरबोला होगा, नहीं होगा, अति परवलयाकार। मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद है ना, ऐसी कंडीशन आ जाए एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई तो दोनों को मिलाते लाइन बनाएंगे तो कैसा आएगा, हाइपरबोला। अरे क्या बोला, ध्यान है ना, हाइपरबोला होगा बच्चों, तो दोनों के लिए स्लोप तो कैसा होगा, नो डाउट ऐसा होगा, डिक्रीजिंग वाला, इनवर्स वाला, हाइपरबोला, क्लियर। लेकिन दोनों के लिए इनवर्स है तो कौन सा किसके लिए होगा, तो हमें ये देखना है कैसे करना है, क्या करना है, समझना है इस बात को। देखो P, मान लो इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए, दोनों के लिए, दोनों स्लोप के लिए, तो हमें पता है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आते ही हमें पता है वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, नहीं होगा। इस दोनों पॉइंट्स को मिला सकते हो इन एक्सिस पर बेटा, बात को समझ रहे हो क्या। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएंगे तो देखो इनको इस एक्सिस से मिलाऊं तो यहाँ पर वॉल्यूम ये होगा और यहाँ पर कुछ अलग वॉल्यूम होगा। ओरिजिन से इस साइड जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इन पॉइंट्स पर वॉल्यूम ज्यादा है, क्लियर, ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स को इन एक्सिस पर मिला दो बेटा, एक इनिशियल पॉइंट को मिला दो और ये फाइनल पॉइंट को मिला दो, तो एक बात तो श्योर है, इनिशियल पॉइंट पर प्रेशर ये है और फाइनल पॉइंट पर प्रेशर ये है। तो ये बताओ बच्चों, इनके रेस्पेक्ट में बात करो तो फाइनल पॉइंट का प्रेशर क्या होगा बेटा, इनिशियल पॉइंट से क्या होगा, कम होगा बेटा, क्योंकि ओरिजिन की तरफ आएंगे, मूल बिंदु की तरफ आएंगे, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर कंपेयर करें तो हमें पता है वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, क्लियर। या उल्टा बोल दो, इधर से इधर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, क्लियर। यही तो कौन सी कंडीशन है, इनवर्स वाली है, व्युत्क्रमानुपाती वाली स्थिति है, क्लियर। तो इसमें देखो बेटा एक बात तो श्योर है, आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबेटिक हो, दोनों में P और V क्या आ रहे हैं, इनवर्स आ रहे हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखो आइसोथर्मल वाले में तो हमें पता यहाँ कुछ नहीं है, मतलब V की पावर कितनी है 1, और देखो एडियाबेटिक वाले में V की पावर क्या है, गामा, और गामा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होगी बेटा। बात समझ में आई क्या, एक से ज्यादा होगी। इसका मतलब जिसमें पावर 1 है उसके कंपैरिजन में जिसमें पावर 1 से ज्यादा है वो ज्यादा इनवर्स है बेटा, ज्यादा व्युत्क्रमानुपाती है। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। इसका व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही क्या होता है, इनवर्स का, यानी इसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, लेकिन ज्यादा डिक्रीजिंग किसमें होगी, जिसमें इनवर्स वाले की पावर ज्यादा हो, यस और नो। इसमें देखो इनवर्स में V है, इसकी पावर 1 है, इसमें इनवर्स में क्या है, गामा, जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये बताओ ज्यादा डिक्रीजिंग कौन करेगा, आइसोथर्मल वाला या एडियाबेटिक वाला, एडियाबेटिक वाला। इसका मतलब जिसमें ज्यादा डिक्रीज हो रहा प्रेशर। अब दोनों को, इस पॉइंट को देखो, इसके पॉइंट को और इस पॉइंट को इस एक्सिस पर मिलाओ बेटा, हमें पता इस पॉइंट पर क्या है, प्रेशर मान लो समथिंग यहां है और एडियाबेटिक के लिए प्रेशर समथिंग यहां होगा। तो जिसमें ज्यादा डिक्रीज होगी उसका प्रेशर सबसे ज्यादा कम होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा होगा, जो डिक्रीज सबसे ज्यादा किसमें होगी, इस कंडीशन में या इस कंडीशन में, नीचे वाली कंडीशन में। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये कौन सा होगा, एडियाबेटिक वाला होगा, यस और नो। और इससे ऊपर वाला कौन सा होगा, आइसोथर्मल वाली कंडीशन होगी। क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। अरे बात समझ में आई, बनाओ बेटा फटाफट।
कर लिए नोट। चलो एक बच्चे का मैसेज आया आईटी और एडी वापस समझाओ। देखो बेटा वापस समझो इस बात को। देखो थोड़ा सा बच्चे को अगर गामा का आइडिया है और थोड़ा ग्राफ का रूल पता है तो बहुत इजी है बेटा। देखो कैसे समझना, आई बी और आई सी, सारे बच्चे समझो देखो कैसे होता है, आई सी और आई बी, ये तो कैसे होगा, ये तो ध्यान है ना। क्या इस लाइन को इस एक्सिस पर लाके मिलाऊंगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेगी, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट किस में होता है, आइसोबारिक समदाबी में। यानी पता चल गया ये वाला ग्राफ है किसका, आइसोबारिक का है। क्लियर। फिर ये जो स्लोप है बेटा इसको मैं क्या कर रहा हूं, यानी इस एक्सिस पर मिलाऊंगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा बच्चों। तो हमें पता पर्टिकुलर पॉइंट पर वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट किसके लिए होता है, आइसोकोरिक के लिए। ये तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो कंफ्यूज किस में होगा बच्चा, ये दो में, आईटी और एडी। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, थोड़ा सा गामा का आइडिया और थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़ा सा रूल्स, कौन सा कैसे होता है, क्या होता है, ग्राफ का रूल कैसे होता है, समझना बच्चों। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें पता PV इक्वल टू nRT से PV क्या होता है, कांस्टेंट। तो P और V इनवर्स होता है, यस और नो, बात समझ में आ गई, क्लियर। लेकिन उसी से कंपेयर करते हुए जो एडियाबेटिक होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें तो जैसे आइसोथर्मल में PV इक्वल टू कांस्टेंट या क्या PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मैंने क्या कहा, V की पावर क्या आती है, गामा आती है। जैसे बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, PV इक्वल टू nRT को डायरेक्टली ना लिख के क्या करेंगे, गामा की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे अपन इसे डिस्कस करेंगे कैसे करना है, क्या करना। तो क्या करना, V की पावर गामा आएगी। बच्चा कहेगा सर गामा क्या है, गामा मैंने क्या कहा, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी होती है। आगे अपन लिखेंगे गामा इक्वल टू क्या होता है, Cp अपॉन Cv होता है बच्चों, क्लियर। C क्या है, हीट कैपेसिटी, P लिखा मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर, C मतलब हीट कैपेसिटी, V लिखा मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर। आ गया समझ में। यानी नियत दाब और नियत आयतन दोनों पर जो हीट कैपेसिटी होती है उनका रेशियो होता है गामा, ठीक है। इसे बोला जाता है पॉइजन्स रेशियो, क्लियर। पॉइजनस नहीं, ध्यान रखना, जहरीला नहीं, पॉइजन्स रेशियो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, ओके। और ये जो वैल्यू होती है बेटा ये अलग अलग गैसेस के लिए हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू होती है बेटा 5/3, ठीक है। और डायटोमिक के लिए होता है बेटा ये 7/5 है। 5/3 मतलब 1.66, ये कितना 1.4। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, गैस चाहे कैसी भी हो गामा की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही होगी बेटा। मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है। इसका मतलब जैसे आइसोथर्मल में P और V इनवर्स में होते हैं तो एडियाबेटिक में क्या होगा, P और V इनवर्स में तो होगा लेकिन V की पावर गामा होगी। आ गया समझ में, क्लियर। और इनवर्स का रूल क्या होता है बेटा, इनवर्स का रूल क्या होता है, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, क्लियर। अरे एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। और ऐसी कंडीशन, इनवर्स की कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने कहा था x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है तो दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो कैसा होगा, हाइपरबोला वाली कंडीशन आएगी बेटा, अति परवलयाकार वाली कंडीशन आएगी, क्लियर। इसका मतलब दोनों में ही इनवर्स वाली कंडीशन है तो दोनों का स्लोप तो कैसा होगा, हाइपरबोला वाला ही होगा, क्लियर, ठीक है। लेकिन इसमें जो V इनवर्स में है इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। लेकिन यहाँ पर इनवर्स में पावर क्या है, गामा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब जिसकी इनवर्स में पावर ज्यादा होगी, इनवर्स का मतलब ही क्या होता है बेटा, डिक्रीज करना, अपोजिट करना, ठीक है। पहले इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। इनवर्स में जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा डिक्रीज होगा बेटा। मैंने क्या कहा, इनवर्स में जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा डिक्रीज होगा। कैसे, ग्राफ तो सभी ने बना लिया ना, अब इसमें मैं थोड़ी एडिटिंग कर रहा हूं बेटा। कैसे, मान लो एक तो जैसे प्रेशर को अगर अपन कंसीडर करें बेटा तो क्या होगा, ये जैसे मान लो पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट B है, सपोज करो बेटा, क्लियर, ठीक है। इस पॉइंट को अपन ने मिला दिया, या फिर जैसे पॉइंट B को, इसको अपन C मान लो, अलग पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं, इसको यहां पर मिला दिया मैंने, क्लियर। बात समझ में आई क्या, ठीक है बेटा। यहां पर मैंने बोला जैसे PA, क्लियर, और ये प्रेशर कितना है PB, ये प्रेशर कितना है PC, और इस एक्सिस पर अगर मिलाएंगे तो वॉल्यूम से बात करें तो ये क्या है VA, और ये हमें पता दोनों के लिए अगर इक्वल है तो VB या VC, क्लियर। बात समझ में आ रही है। अब समझना बेटा इस बात को, अरे इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। कैसे, अगर मैं पॉइंट A और क्या करूं, पॉइंट A को पॉइंट B और C के साथ कंपेयर करूं तो क्या होगा, पॉइंट A पर प्रेशर ये है, पॉइंट B पर ये है, पॉइंट C पर ये है, तो एक बात तो
श्योर है। अगर मुझे देखो पहला आइसोथर्मल वाला देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मैं जाऊं, क्या कहा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाऊं, तो ये बताओ बेटा पॉइंट ए का प्रेशर क्या है, पी ए, पॉइंट बी का प्रेशर क्या है, पी बी, तो ये बताओ पी ए ज्यादा है या पी बी। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, अरे प्रेशर ए वाला प्रेशर ज्यादा है या नहीं है, और बी वाला कम है। क्लियर। या फिर अपन बोलेंगे ए से सी को कंपेयर करें तो हमें पता है पी सी ज्यादा है या पी ए ज्यादा है, इसका मतलब ए से सी पर जाऊंगा तो भी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। ठीक है, अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की बात करें बेटा, पॉइंट ए पर वॉल्यूम कितना है VA, पॉइंट बी पर कितना है VB, पॉइंट सी पर कितना है VC। तो ये बताओ VB और VC की वैल्यू VA से क्या है बच्चों, अरे ज्यादा है या नहीं है। इस एक्सिस पर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, VA के कंपेरिजन में VB या VC की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या, इस पॉइंट को पॉइंट A को पॉइंट B और पॉइंट C से कंपेयर करें तो हमें पता है बच्चों, अगर मैं ए से बी या सी पर जा रहा हूं, दो अलग अलग स्लोप है तो बी और सी दोनों एक साथ बोल रहा हूं, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी या सी पर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहां तक बात ठीक है। इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। कब है, जब अपन ए से बी या सी पर जा रहे हैं। इसका मतलब ये प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज, इनवर्स वाली कंडीशन है या नहीं है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, वॉल्यूम जितना ज्यादा इंक्रीज होगा प्रेशर उतना ही डिक्रीज होगा। यस और नो। मैंने क्या कहा, वॉल्यूम जितना ज्यादा इंक्रीज होगा प्रेशर उतना ही डिक्रीज होगा बेटा। यस और नो। क्लियर। और हमें पता ज्यादा डिक्रीजिंग किस में होगी, अरे सीधी सी बात है बेटा, आपसे बोले x इक्वल टू ये है बेटा 1/2, तो हमें पता है बेटा वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी बेटा कितनी 0.5, क्योंकि इनवर्स में है तो सोल्व कर लो। अगर मैं ये लिख दूं x इक्वल टू 2 की पावर 2, तो ये बताओ बेटा कितना होगा 1/4, मतलब कितना 0.25। मेरा कहने का मतलब क्या, समझ में आ गया। यहाँ पर इनवर्स में है 2, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 1 थी तो रिजल्ट आ रहा था 0.5। क्लियर। यहाँ पर 2 की पावर 1, देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ 2 की पावर 2 मतलब कितना 4, रिजल्ट कितना आ गया 0.25। इनवर्स में पावर अगर पहले से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू और कम होगी और डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, यस और नो। क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बेटा, एक बात तो श्योर है, इनवर्स वाली वैल्यू की पावर जितनी ज्यादा होगी रिजल्ट उतना ही कम आएगा। क्लियर। ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, यहां इनवर्स में जो v है उसकी पावर 1 है, जबकि यहां इनवर्स में जो v है उसकी पावर 1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये बताओ, इनवर्स में पावर जितनी ज्यादा रिजल्ट उतना ही कम। इसका मतलब एडियाबेटिक वाली कंडीशन में इनवर्स वाली वैल्यू की पावर ज्यादा है तो ये प्रेशर को ज्यादा डिक्रीज करेगा, प्रेशर को ज्यादा डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये बताओ पीबी वाली कंडीशन आएगी या पीसी वाली कंडीशन आएगी, पीसी वाली कंडीशन आएगी। किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। समझ में आ गया। और इससे ऊपर वाली कंडीशन किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। क्लियर। अब समझ में आया बेटा, कोई डाउट, यस और नो। अरे कोई डाउट, अभी किसी की कोई दिक्कत है क्या, यस और नो। अब तो समझ में आ गया बेटा। क्लियर, यस और नो। अरे बताओ तो सही, यहां तक बात ठीक है बेटा, अब तो ठीक है। चलो बेटा, तो ये अपने बात की बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है बेटा, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये अपने बात की क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है बना तो लिए ना सभी ने। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। तो जो अपने अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे, उष्मा गति की प्रक्रम थे, उनको ग्राफ की हेल्प से आपसे बोला जाए कौन सा किसके लिए, कौन सा किसके लिए, तो रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली ध्यान होना चाहिए, कैसे होता है, क्या होता है। समझ में आ गया। क्लियर। ठीक है बेटा, यहां तक। चलो बेटा अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। अपन ने क्या कहा था, जो थर्मोडायनेमिक्स होती है बेटा वो मेनली क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पर बेस्ड होती है बेटा। ओके, चलो वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखो बेटा जीरोथ लॉ, लिखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हिंदी में बोलते हैं उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। लिख लिए, उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। जीरोथ शून्य, जीरो था ना, जीरो शून्य, जीरोथ शून्यांकी। क्लियर। बच्चा कहेगा सर आपने एक बात कही थी कि थर्मोडायनेमिक्स में यानी क्या होगा,
फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ही आते हैं। ये कहाँ से लॉन्च हो गया? ये बेटा जीरोथ लॉ होता है, शून्यांकी नियम। नाम से पता चल रहा है इसकी वैल्यू भी जीरो ही है। बात खत्म। तो इसका वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में कोई मेजर रोल नहीं है बेटा, ओके। लेकिन बाय द वे कहीं पर ट्रू एंड फॉल्स में कई बार एक स्टेटमेंट आ जाता है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस इसका मतलब है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो समझना। इन्होंने क्या कहा? कोई सिस्टम है, क्या कहा? कोई सिस्टम है, वो सिस्टम है, मान लो सिस्टम ए है, सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ क्या थर्मली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। मैंने क्या कहा? थर्मली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तापीय साम्य में है। और सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ क्या है? थर्मली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। मैंने क्या कहा? अगर कोई सिस्टम ए है, निकाय ए है, वो सिस्टम बी निकाय बी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तापीय साम्य में है। सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तापीय साम्य में है। तो सिस्टम ए सिस्टम सी भी क्या होंगे? आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे, चाहे उनका कंपोजिशन संगठन है कुछ भी हो। काम खत्म। शॉर्ट एंड स्वीट में कहूँ, ए और बी आपस में फ्रेंड है, बी और सी आपस में फ्रेंड है, तो ए और सी भी आपस में फ्रेंड हो सकते नहीं हो सकते? हो सकते हैं। काम खत्म, ओके। क्या कहेंगे बच्चों? सिंपल वे में समझो। जैसे मान लो सिस्टम में ए है, क्लियर। ये सिस्टम ए किसके साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है बेटा? सिस्टम में बी के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, क्लियर। तो क्या कहेंगे? और सिस्टम बी जो है, सिस्टम बी जो है वो क्या बेटा? सिस्टम में सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, क्लियर। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा बेटा? देखो ए बी के साथ, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, साम्य की स्थिति में है, तो फाइनली क्या होगा? ए और सी भी आपस में कांटेक्ट में होंगे, यानी ये भी क्या होंगे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। क्या कहा? समझ में आ गया? यस और नो? बाकी इसके बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ओके। लिखो, कोई दिक्कत? चलो, क्या कहा बेटा? इसके अकॉर्डिंग क्या कहें? लिखो, इफ सिस्टम ए इज इन थर्मली इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, इफ सिस्टम ए इज थर्मली इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, इफ सिस्टम ए is thermally equilibrium with system B, if system A is thermally equilibrium with system B and system B is thermally equilibrium with system C, if system A is in thermally equilibrium with the system B and system B is in thermally equilibrium with system C, then system A and C will also in thermally equilibrium, then system A and C will also in thermally equilibrium whatever the composition of system may be anything, whatever the composition of system may be anything. रिपीट कर रहा हूं बेटा, इफ सिस्टम ए इज इन थर्मली इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी एंड सिस्टम बी इज इन थर्मली इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, देन सिस्टम ए एंड सी ऑल्सो विल इन थर्मली इक्विलिब्रियम वॉट एवर द कंपोजिशन ऑफ सिस्टम में बी एनीथिंग। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा। यदि निकाय ए निकाय बी के साथ तापीय साम्य में है, यदि निकाय ए निकाय बी के साथ तापीय साम्य में है, यदि निकाय ए निकाय बी के साथ तापीय साम्य में है, यदि निकाय ए निकाय बी के साथ तापीय साम्य में है, यदि निकाय ए निकाय बी के साथ तापीय साम्य में है, यदि निकाय ए निकाय बी के साथ तापीय साम्य में है और निकाय बी निकाय सी के साथ तापीय साम्य में है, और निकाय बी निकाय सी के साथ तापीय साम्य में है, तो निकाय ए व सी भी
तो निकाय ए व सी भी तापीय साम्य में होंगे, तो निकाय ए व सी भी तापीय साम्य में होंगे, तो निकाय ए व सी भी तापीय साम्य में होंगे, तो निकाय ए व सी भी तापीय साम्य में होंगे, चाहे निकाय का संगठन, चाहे निकाय का संगठन कुछ भी हो, चाहे निकाय का संगठन है कुछ भी हो। क्लियर? ये जटिल संरचना बना लो बेटा फॉर एग्जांपल। ओके, चलो बेटा यहां तक बात समझ में आई ना। अब बच्चों देखो आगे अपन बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम की अपन बात करेंगे, ठीक है, वो समझने वाला पोर्शन है। उसके बाद अपन 1 बाय 1 प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे जो अपने लिखा था, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वर्क, एंट्रोपी गिव्स एनर्जी। ध्यान है ना, सीक्वेंस से 1 बाय 1 बात करेंगे, समझने वाला पोर्शन है, थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंटिन्यू करेंगे बेटा। क्लियर? और कल मैंने आपको शीट सेंड की थी बेटा पीडीएफ फाइल की फॉर्म में, जो जो आपसे सोल्व हो उसके बेटा बड़ा चैप्टर तो साथ साथ सोल्व करते रहना बेटा। ओके, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? अभी आपको 5-10 मिनट का ब्रेक है, तो 10:35 के बीच में क्लास इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी नौशाद सर की, तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो और 10:30 पर फिर कनेक्ट होते बेटा। ओके, ठीक है, आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।